अच्छा भाई, अब हम लोग जो आगे बात करना स्टार्ट करेंगे वो सबसे मेजर पार्ट है आपके कंपनी अकाउंट्स के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। वो हम बात करेंगे कंपनी के एक इक्विटी स्ट्रक्चर या कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। इक्विटी स्ट्रक्चर नहीं बोलते, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि यार कंपनी के अंदर जो कैपिटल आता है वो कहाँ कहाँ से आता है। तो याद रखिएगा, जो आपका कैपिटल होता है ना, वो दो टाइप का कैपिटल होता है। एक कैपिटल को कहा जाता है नंबर वन, जिसको हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी कैपिटल, कि इक्विटी कैपिटल का मतलब यह है कि कंपनी का जाती पैसा, कंपनी का अपना पैसा, कंपनी का जो उसका पैसा जो वो कंपनी ओन करती है वो पैसा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इक्विटी कैपिटल के अंदर आपके पास क्या आते हैं, नंबर वन, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है, यानी कि ऑर्डिनरी शेयर्स का पैसा। इसी तरीके से अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम इक्विटी मानते हैं। तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ये भी आपकी क्या होती है, पार्ट ऑफ इक्विटी होती है। इसी तरीके से आपकी पार्ट ऑफ इक्विटी के अंदर और भी कुछ चीजें आती हैं। आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आप समझ चुके हैं, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आप समझ चुके हैं। इसी तरीके से इक्विटी कैपिटल में और भी चीजें आती हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं कहाँ पे, हम लोग चलते हैं ई कैपिटल कर लेते हैं पहले इसका। हम चलते हैं डेट कैपिटल के ऊपर। डेट कैपिटल क्या होता है? नंबर टू, ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल ही होता है। ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट ही डली हुई होती है। अब अगर हम डेट कैपिटल के बारे में बात करें, तो डेट कैपिटल का मतलब होता है उधार का कैपिटल। ये एक ऐसा कैपिटल है जिसके ऊपर आपने एक फिक्स रेट भी देना होता है, भले वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देते हो या फिर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हो, लेकिन ये आपका जाती पैसा नहीं होता। एक ना एक दिन ये पैसा आपने वापस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डेट कैपिटल की एग्जाम्पल्स के अंदर पहली एग्जाम्पल आती है जैसे कि बैंक लोन। तो बैंक लोन भी आपकी कंपनी के अंदर तो इन्वेस्ट हो रहा है पैसा। जो बैंक से आप लोन ले रहे हो वो क्या कर रहे हो, उसको उसको भी तो आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन लेकिन ये पैसा एक ना एक दिन तुमने वापस करना है। वेयर एज जो तुम्हारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, ये भी तो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, लेकिन ये पैसा तुमने कभी वापस नहीं करना है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, तो ये तुम्हारा इक्विटी का पार्ट बन जाता है। और बैंक लोन, ये भी तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही हो रही है, लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये पैसा एक ना एक दिन वापस करना है। तो जो पैसा एक ना एक दिन वापस करना होता है उसको डेट कैपिटल की कैटेगरी में डाला जाता है, और जो पैसा कभी वापस नहीं करना होता है कंपनी ने किसी को, वो पैसा इक्विटी कैपिटल के अंदर डाला जाता है। अब इसी तरीके से आप आगे आ जाए, तो अगली चीज जो है वो है जैसे कि डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स जो होते हैं, आप अगर किसी इंडिविजुअल से लोन ले लें तो वो एक इंडिविजुअल से लोन लेना डिबेंचर है, और अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक वगैरह से कहीं से आप लोन ले लें तो बैंक से लोन लेना वो बैंक लोन कहलाता है। दोनों ही सेम चीज, दोनों के ऊपर ही एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, और दोनों को ही एक ना एक दिन वापस भी कर देना होता है। तो दोनों ही आपकी डेट इक्विटी का पार्ट होते हैं या डेट कैपिटल का पार्ट होते हैं। इसी तरीके से अगली चीज जो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ के भी आए हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मैंने आपको क्या बताया था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते थे? ये वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको आपने एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी देना है, और एक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, एक सेट टाइम पीरियड के बाद इनसे ये शेयर्स वापस लेके इनको इनका पैसा वापस दे देना है। तो ये पैसा भी वापस दोगे तुम इनको, तो ये भी किसका पार्ट बने? कैपिटल डेट का पार्ट पड़े, यानी कि डेट कैपिटल का पार्ट बने हैं, नॉट के इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल में पैसा वापस नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब डेट कैपिटल के अंदर आपके पास यही तीन एग्जांपल्स आती हैं, बैंक लोन आता है, डिबेंचर आता है, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। लेकिन अगर हम इक्विटी कैपिटल के बारे में बात करें, तो इक्विटी कैपिटल के अंदर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होते हैं, प्रेफरेंस या नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, और इसी तरीके से एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिजर्व्स। ये भी आपका इक्विटी का पार्ट होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, रिजर्व्स दो टाइप के होते हैं। नंबर वन टाइप कहा जाता है रेवेन्यू रिजर्व्स को, रेवेन्यू रिजर्व्स को। और नंबर टू टाइप होती है इनकी, इसको ऐसे कर लेते हैं, और दूसरी टाइप होती है जो होते हैं कैपिटल रिजर्व्स। अब हम आज की क्लास में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं। तो भाई अगर तुम लोग यहां पे देखना शुरू करो, तो हम लोगों ने बात करी थी कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल दो टाइप का होता है, एक इक्विटी कैपिटल होता है और एक आपका डेट कैपिटल होता है। अच्छा, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल लोन स्टॉक। लेकिन कन्वर्टेबल लोन स्टॉक क्या होता है उसको मैं थोड़ा समझा देता हूं पहले, फिर मैं आपको यहां पे लिख भी दूंगा कि वो किस कैटेगरी में आता है। कन्वर्टेबल लोन स्टॉक एक ऐसी चीज होती है जो कि आपने किसी से लोन लिया हुआ है। तो यहां पे हम लिखते हैं उसको कन्वर्टेबल, यहां पे आ सकती है एक और चीज, कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल लोन स्टॉक। अब ये क्या है कि यार मैंने एक लोन लिया किसी बंदे से,
ठीक है। और मैंने उससे इस बात पे लोन लिया कि यार जब डेट आएगी मेरा लोन वापस करने की, तो मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस रखूंगा। या तो मैंने जो तुमसे 10 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल लोन लिया है, ये 10 लाख रुपए वापस लो और घर चले जाओ, या फिर ये 10 लाख रुपए मेरे पास ही रहने दो और मेरी कंपनी के 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लो। तो जो कन्वर्टेबल लोन स्टॉक होता है ना, अगर वो कन्वर्ट हो जाए स्टॉक के अंदर तो फिर वो पार्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगा, लेकिन जब तक वो कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो डेट रहेगा। मैं दोबारा एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक बंदे से लोन लिया 10 लाख रुपए का। मैंने उसको बोला भाई मैं तुम्हें हर साल 10% का इस पे इंटरेस्ट दूंगा। उसने बोला ठीक है। फिर मैंने उसको ये बोला कि 5 साल बाद ये तुम मुझसे लोन वापस ले जाना। लेकिन 5 साल बाद वो बंदा जब मेरे पास वापस आता है लोन लेने की, तो मैं बोलता हूँ भाई ये रहे तुम्हारे 10 लाख रुपए टेबल पे सामने रखे हैं, तुम चाहो तो ये 10 लाख रुपए उठाओ और अभी लेके ये चले जाओ। लेकिन अगर तुम चाहो तो ये 10 लाख रुपए टेबल पे छोड़ो और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए के इसके अगेंस्ट शेयर्स दे देता हूं, यानी कि इक्विटी दे देता हूं, तो तुम मेरी कंपनी के 10 लाख रुपए देके और कुछ परसेंट के मालिक बन जाओगे और तुम्हें हर साल प्रॉफिट मिलता रहेगा उसके अगेंस्ट। तो इसको कहा जाता है कन्वर्टेबल लोन स्टॉक, कि जो तुमने लोन लिया हुआ था वो फ्यूचर के अंदर कन्वर्ट हो सके लोन के अंदर, वो सॉरी इक्विटी के अंदर, तो उसको कन्वर्टेबल लोन स्टॉक कहा जाता है। लेकिन जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ होता तब तक उसको हम डेट कैपिटल की कैटेगरी के अंदर ही डाल के रखते हैं। खैर, अब हम आते हैं रिजर्व्स के ऊपर। रिजर्व्स क्या होते हैं? तो यहां पे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? एक क्विक रिवीजन। इक्विटी कैपिटल जो पैसा कभी वापस नहीं देना, डेट कैपिटल जो पैसा वापस देना है। जैसे कि इक्विटी कैपिटल के अंदर आपके पास क्या आता है? ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन याद रखिएगा कौन से प्रेफरेंस शेयर्स? सिर्फ और सिर्फ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सिर्फ और सिर्फ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और इसी तरीके से डेट कैपिटल में क्या आता है? बैंक लोन, डिबेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड कन्वर्टेबल लोन स्टॉक्स। राइट। अच्छा, अब अगर हम बात करना स्टार्ट करें रिजर्व्स की, तो जो रिजर्व्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक रिजर्व होता है जिसको कहा जाता है रेवेन्यू रिजर्व, और एक रिजर्व होता है जिसको कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। नाउ व्हाट आर रेवेन्यू रिजर्व्स? रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं? रेवेन्यू रिजर्व्स उन रिजर्व्स को कहा जाता है, चलो पहले समझो रिजर्व्स किसको कहते हैं। रिजर्व्स कहते हैं कंपनी के गुल्लक को, यानी कि अब भाई कंपनी ने डिफरेंट गुल्लक बनाए और उनके डिफरेंट नाम रख दिए। ठीक है, कुछ काम का पैसा इसमें डालेंगे, किसी चीज के लिए कुछ करना हो तो ये पैसा इसमें डालेंगे, कुछ करना हो तो ये पैसा इसमें डालेंगे, कुछ पैसा करना हो तो इसमें डालेंगे। एक मूवी भी थी मेरे ख्याल से इंडियन मूवी थी, तो वो उसके अंदर वो हीरो ने क्या करे हुए थे, वो कुछ जो है वो अपने गुल्लक बनाए हुए थे और उसने लिख के लगाई हुई थी लिस्टें कि भाई इस काम के पैसे इसमें जाएंगे, इस काम के पैसे इसमें जाएंगे, इस काम के पैसे इसमें जाएंगे। फिर जब जमा हो जाएंगे वो पैसे तो उससे फिर वो काम कर लेगा। तो अब यही रिजर्व्स भी होते हैं, कंपनी भी यही काम करती है। लेकिन वो रिजर्व्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। कुछ रिजर्व्स को वो बोलती है, अपने कुछ गुल्लक को वो बोलती है रेवेन्यू रिजर्व्स, और कुछ गुल्लक को वो बोलती है कैपिटल रिजर्व्स। अब रेवेन्यू रिजर्व्स कौन से रिजर्व्स होते हैं? ये वो रिजर्व्स होंगे जब कंपनी प्रॉफिट करेगी, जब कंपनी प्रॉफिट करेगी और प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के इन गुल्लक के अंदर डालेगी, तो उन गुल्लकों को कहा जाता है रेवेन्यू रिजर्व्स। कौन से रिजर्व्स कहा जाता है? रेवेन्यू रिजर्व्स। तो याद रखिएगा, रेवेन्यू रिजर्व्स आर ऑलवेज मेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करेगी, सेल्स करके जो उसने अपने प्रॉफिट्स कमाए हैं, उन प्रॉफिट्स को जो वो अर्न करेगी उसको कहा जाता है रेवेन्यू रिजर्व। तो वो जो पैसा, प्रॉफिट का पैसा गुल्लकों में डालेगी, उन गुल्लकों को कहा जाता है रेवेन्यू रिजर्व्स। तो यहां पे मैंने लिखा कि जो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं? प्रॉफिट के पैसे से बनते हैं। सर ये कौन सा प्रॉफिट है? बेटा नेट प्रॉफिट। अब फर्ज करो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि यार आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको ना यहाँ पे इसकी एक क्लैरिटी देता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। यहाँ पे हम एक पेज ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यार आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ आपको। इनकम स्टेटमेंट जब बनती है, तो इनकम स्टेटमेंट बनने के लिए सबसे पहले आपकी कंपनीज के अंदर आप IAS 1 फॉलो करते हैं। IAS 1 एक तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है कि यार सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गया नेट प्रॉफिट। डायरेक्टली बता रहा हूँ उस बात को समझाने के लिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गया नेट प्रॉफिट, लेट सपोज 1 लाख रुपए का। ठीक है। अभी जो तुमने $1 लाख का प्रॉफिट कमाया है ना, तुम पता है क्या करोगे? सुनना, बात को समझने की कोशिश करना। $1 लाख के प्रॉफिट में से तुम कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दोगे, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे। लेट सपोज हमने इसमें से 30,000 दे दिया किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो अब रिमेनिंग कितना बचा? सर रिमेनिंग बचा 70,000। इस 70,000 में से हमने लेट सपोज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को भी कोई पैसा दे दिया, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो मैंने पैसा दिया, लेट सपोज मैंने दिया वो 40,000 का। अब मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा? अब मेरे पास रिमेनिंग बचा, सर आपके पास बचेगा 30,000 का। कितना बचेगा? 30,000 का। अब इस 30,000 का हम क्या करेंगे? इस 30,000 को हम अपने रेवेन्यू, इस 30,000 को हम अपने रेवेन्यू रिजर्व्स में डालेंगे।
अब रेवेन्यू रिजर्व्स दो टाइप के बनते हैं। कुछ रिजर्व्स होते हैं, एक रिजर्व होता है आपके लेवल के ऊपर, दो ही टाइप के रेवेन्यू रिजर्व्स बनते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं जनरल रिजर्व, और एक को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अब हम क्या करेंगे, इस 30,000 में से लेट सपोज हम लोगों ने 20,000 डाल दिया कहां पे, जनरल रिजर्व के अंदर। अब याद रखिए जनरल रिजर्व बना कहां से, ये जनरल रिजर्व में पैसा आया कहां से, ये सोच के देखें 2 मिनट के लिए। जनरल रिजर्व के अंदर जो आपके पास पैसा आ रहा है, वो पैसा आ कहां से रहा है सर, वो पैसा आपके पास आया आपके प्रॉफिट में से। इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपने प्रेफरेंस को दिया, कुछ ऑर्डिनरी को दिया, 30 बच गया। और 30 जो बचा उसको आपने कहां रिकॉर्ड करा, रेवेन्यू रिजर्व के अंदर। अब रेवेन्यू रिजर्व दो टाइप के आपने बनाए, एक जनरल रिजर्व बनाया और एक रिटेन अर्निंग बनाया। तो जनरल रिजर्व मैंने 20,000 रुपए डाल दिए और बाकी के 10,000 रुपए मैं कहां डाल दूंगा, फिर रिटेन अर्निंग्स में डाल दूंगा। अब सर इन रिजर्व्स को बनाया क्यों जाता है, ऐसा क्या रीजन है कि ये दो रिजर्व बना के ये पैसा इनके अंदर डाला गया है, तो याद रखिएगा कि जो जनरल रिजर्व होता है यूजुअली इस रिजर्व को इसलिए बनाया जाता है, इस रिजर्व को, जनरल रिजर्व को यूजुअली इसलिए बनाया जाता है कि अगर कल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई बुरा वक्त आ जाए, कल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रेनी डेज आ जाए, तो रेनी डेज के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ पीछे पैसा मौजूद हो, जो पैसा आप निकाल के अपने मुश्किल हालात में इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए जनरल रिजर्व के अंदर कुछ ना कुछ पैसा रखा जाता है। तो जनरल रिजर्व इसलिए नॉर्मली बनाया जाता है कि जनरली अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या कहीं जरूरत पड़ जाए हमें फॉरेन पैसे की, तो हम इस रिजर्व को निकाल के इसमें से पैसा यूज कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसा रिजर्व होता है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करती है ना, तो वो सबसे पहले जो प्रॉफिट होता है वो सबसे पहले इस रिटेन अर्निंग्स के अंदर आता है यूजुअली। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करके समझाता हूं। मैं इस बात को ना अब देखो अब और डिटेल में जाके समझाता हूं, ताकि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत और अच्छे तरीके से समझ आए। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि यार जो मेरा प्रॉफिट हुआ है ना, लेट सपोज नेट प्रॉफिट, तो इसको थोड़ा सा सही कर लें। अच्छा जी, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट हुआ है ना, अब यहां पे देखना जरा, नेट प्रॉफिट वो लेट सपोज हुआ था कितने का, 1 लाख रुपए का। ये 1 लाख रुपए सबसे पहले पता है कहां जाके हम जमा करती है कंपनी, सबसे पहले इस पैसे को ले जाती है और ले जाके जमा करती है रिटेन्ड अर्निंग्स में। एक रिजर्व होता है, सारा पैसा ये प्रॉफिट का कहां ले जाके डाल देगी, रिटेन अर्निंग में। तो इसका मतलब रिटेन अर्निंग में कितने पैसे पड़े हुए हैं, 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। इसका मतलब यही है, ठीक है। अब इस रिटेन अर्निंग में से बाकी जगहों पे सारा पैसा जाएगा। सबसे पहले इसमें से मैं कुछ पैसा भेजूंगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगा, ठीक है। तो डिविडेंड्स दूंगा प्रेफरेंस का। लेट सपोज मैं इनको डिविडेंड्स देता हूं 30,000 के, कितने के, 30,000 के। बात समझ रहे। फिर उसके बाद मैं अगला इसमें से जो पैसा दूंगा माइनस करूंगा, इस रिजर्व में से जो पे करूंगा, वो मैं पे करूंगा लेट सपोज ऑर्डिनरी डिविडेंड्स के। लेट सपोज वो पैसा मैं इनको पे करता हूं ऑर्डिनरी डिविडेंड्स को 40,000 का। तो अब अगर तुम नोटिस करो तो रिटेन अर्निंग में से इस 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपए किसको दे दिए, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स को। 30,000 रुपए किसको दे दिए, सर आपने दे दिए 30,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर्स को। अच्छा, अब इसी में से ही कुछ पैसा मैं ट्रांसफर करूंगा अपने जनरल रिजर्व के अंदर। कुछ पैसा मैं क्या करूंगा, अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, जनरल। अब जनरल रिजर्व में मैंने ट्रांसफर कर दिए लेट सपोज 20,000 रुपए। कितने ट्रांसफर कर दिए, 20,000 रुपए। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि यार अब मेरे रिटेन एंडिंग में जो पैसा बचा है वो कितना पैसा बचा होगा। पहले कितना पैसा था, ये लाख रुपए था ना, तो इस लाख में से कितना पैसा बचा होगा, सोच के देखिए। सर आपने इस लाख रुपए में से 30,000 रुपए के दे दिए प्रेफरेंस डिविडेंड, आपके पास बचे 70,000 रुपए। 70,000 में से आपने दे दिए 40,000 रुपए किसको, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स को। तो ये ऑर्डिनरी डिविडेंड्स को आपने 70,000 रुपए में से 40 दिए, तो आपके पास बचे 30,000 रुपए। 30,000 में से आपने सर 20,000 रुपए जो है वो पे कर दिए, किस में डाल दिए, जनरल रिजर्व के अंदर। तो अब आपके पास रिटेन अर्निंग में पैसा बचा कितना होगा, अब आपके पास रिटेन अर्निंग में सिर्फ और सिर्फ पैसा बचा होगा 15,000। तो रिटेन अर्निंग इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि सबसे पहले पैसा यहां पे डाला जाता है, इस गुल्लक में, इस रिजर्व में डाला जाता है। कौन सा पैसा, प्रॉफिट का। तो रिटेन अर्निंग का रिजर्व बन कहां से रहा है, उसके अंदर पैसा आ कहां से रहा है, ये पैसा उधर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये कौन सा पैसा है, सर आपके प्रॉफिट का पैसा है। तो बेसिकली हियरार्की ये होती है, काम इस तरीके से होता है। सबसे पहले पैसा आके कहां गिरता है, प्रॉफिट का, रिटेन अर्निंग में। फिर रिटेन अर्निंग में से आप प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देते हो, ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड देते हो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, और बाकी जो पैसा बच जाता है वो तुम अपने रिटेन अर्निंग में ही छोड़ देते हो। अब लेट सपोज इस साल तुम्हारे पास रिटेन अर्निंग में 15,000 रुपए पड़े हुए थे और ये आपका था ईयर 1। लेट सपोज आपका ईयर 2 आया, तो आपके रिटेन अर्निंग में पहले से कितने पड़े हुए थे, 15,000 रुपए। और अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने लेट सपोज
1 लाख रुपए का और प्रॉफिट कर लिया, तो अब आपके रिटेन अर्निंग में टोटल कितने पैसे हो गए? 1,15,000 रुपए। अब इस 1,15,000 रुपए का क्या करोगे? कुछ प्रेफरेंस को दोगे, कुछ ऑर्डिनरी को दोगे, कुछ जनरल रिजर्व में डालोगे और बाकी सारा अपने पास क्या कर जाओगे? रिटेन कर जाओगे। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है, इस तरीके से सारा काम होता है। तो सबसे पहले जो आपकी इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को उठा के कहां डाल दिया जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दिया जाता है। और फिर उस रिटेन अर्निंग से क्या किया जाता है? कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड्स पे किए जाएंगे, कुछ ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पे किए जाएंगे और कुछ पैसा जनरल रिजर्व में डाल दिया जाएगा और बाकी जो बचेगा वो रिटेन अर्निंग्स में ही रह जाएगा। आई होप कि ये जो मैंने आपको रेवेन्यू रिजर्व समझाए हैं, यहां मैं हेडिंग भी लिख देता हूं, रेवेन्यू रिजर्व्स, और वो दो ही हैं, एक जनरल रिजर्व है और एक रिटेन अर्निंग्स है। ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरल रिजर्व का क्या काम है और रिटेन अर्निंग का क्या काम है। जनरल रिजर्व में पैसा इसलिए जमा किया जाता है ताकि आपके रेनी डेज में काम आए, और रिटेन अर्निंग का काम क्या है कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है वो सबसे पहले रिटेन अर्निंग में डाला जाता है और फिर वहां से ऑर्डिनरी डिविडेंड्स, प्रेफरेंस डिविडेंड्स और जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया जाता है और जो बच जाता है उसको उस रिटेन अर्निंग के अंदर ही रखा रहने दिया जाता है। बात समझ रहे? तो यहां पे जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि जो आपके रिजर्व्स होते हैं, ये दो रिजर्व्स होते हैं, जिसमें हमने पहला रिजर्व पढ़ना स्टार्ट किया था और उस रिजर्व को हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व, और रेवेन्यू रिजर्व के अंदर एक जनरल रिजर्व आता है और एक रिटेन अर्निंग आता है, और ये दोनों रिजर्व के अंदर जो पैसा आता है वो कहां से आता है? ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से आता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है। अच्छा भाई, अब ये रेवेन्यू रिजर्व्स को समझने के बाद, ये जो हमने दो टाइप के रेवेन्यू रिजर्व समझे थे, अब इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व्स के ऊपर। ये जो कैपिटल रिजर्व्स हैं ये क्या होते हैं? देखिए जी, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में जो बड़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है, ये भी गुल्लक ही है आपकी कंपनी के, ठीक है, ये भी आपकी कंपनी के रिजर्व्स ही हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो अदर देन प्रॉफिट के पैसे से बनाए जाते हैं। सर बड़ी मुश्किल सी बात लग रही है, अदर देन प्रॉफिट क्या हो सकता है? अभी तो आपने बिल्कुल क्लियर रखा था कि प्रॉफिट करेगी ऑर्गेनाइजेशन, पर उससे रिजर्व के अंदर पैसा जाएगा। हाँ, तो प्रॉफिट करके जब रिजर्व में पैसा जा रहा है वो रेवेन्यू रिजर्व से। क्या ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट करके ही पैसे कमाती है? नहीं, बल्कि अदर देन प्रॉफिट भी कंपनी पैसे कमाती है। जैसे कि नंबर वन, आपके सामने एक टर्म लिखी हुई है जिसका नाम है शेयर प्रीमियम। ये शेयर प्रीमियम क्या होता है? शेयर प्रीमियम को समझने के लिए ना मैं आपको बड़ी नॉर्मल सी लॉजिक देता हूं और आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, ओ के बच्चे को भी, एएस के बच्चे को भी, ए2 के बच्चे को भी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका बाय डिफॉल्ट दिमाग के अंदर पहले से बैठे हुए होने चाहिए। अब अगर आप यहां पे नोटिस करें कि यार आपका एक कंपनी है और उस कंपनी की जो शेयर की प्राइस है, शेयर पार वैल्यू, लेट सपोज एक कंपनी की पार वैल्यू है और वो है $1 की। कितने की है? $1 की। लेकिन कंपनी की अच्छी प्रोग्रेस होने की वजह से मार्केट के अंदर जो शेयर की प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो बढ़ के हो गई है $1.5। कितनी हो गई? 1.5। क्योंकि जब तुम्हारी कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है ना, जब तुम्हारी कंपनी ज्यादा बेहतर तरीके से प्रॉफिट्स निकाल के लेके आ रही होती है बाकी के कॉम्पिटिटर से, तो ज्यादातर शेयर होल्डर्स की नजरें आपके ऊपर आ जाती हैं कि यार ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर रही है और ज्यादा प्रॉफिट लीड्स टू ज्यादा डिविडेंड्स भी मिलेंगे, तो वो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट शो करना शुरू करते हैं और वो आपकी कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहते हैं। और जब शेयर्स वो बाय करना चाहेंगे तो आपके शेयर्स की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और जब तुम्हारे शेयर्स की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। नॉर्मल इकोनॉमिक रूल है आपका। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा जो कंपनी था उसका जो शेयर का प्राइस था ओरिजिनली वो था $1, लेकिन अभी हमारा मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है कितनी? 1.5। नाउ कंपनी डिसाइड टू इशू मोर शेयर्स। ठीक है, अब कंपनी चाहती है हम और शेयर इशू करते हैं मार्केट के अंदर। अब सोचें, कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो कंपनी के पास उस शेयर की प्राइस कितनी थी? $1 की थी। लेकिन कंपनी उस शेयर को इशू करेगी $1.5 पे। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि कंपनी को हर एक शेयर पे, ऑन ईच शेयर कंपनी विल गेट एक्स्ट्रा $0, इसको डॉलर को थोड़ा सही कर लेते हैं, $0.5? क्या ऐसा होगा? क्या हर एक शेयर पे कंपनी $0.5 एक्स्ट्रा अर्न करेगी? हाँ सर, हर एक शेयर पे 0.5 एक्स्ट्रा अर्न करेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो शेयर है उसकी वैल्यू $1 है, लेकिन मार्केट में वो बिकेगा 1.5 का। तो क्या वो हर एक शेयर पे 0.5 एक्स्ट्रा अर्न कर रही होगी? उसको एक्स्ट्रा 0.5 मिल रहा होगा। दिस एक्स्ट्रा 0.5 इज नोन एज शेयर प्रीमियम।
इसको क्या कहते हैं? इस एक्स्ट्रा 0.5 को, जो एक्स्ट्रा पैसा, ऊपर पैसा मिल रहा है, ओवर एंड अबव पार वैल्यू मिल रहा है पैसा, उसको हम शेयर प्रीमियम कहते हैं। तो एनीथिंग विच इज ओवर एंड अबव पार वैल्यू, अब पार वैल्यू कितनी है? $1 और मार्केट वैल्यू कितनी है? 1.5, तो अबव पार वैल्यू कितना है? 0.5, तो 0.5 जो आपको अबव पार वैल्यू मिल रहा है, दिस इज नोन एज शेयर प्रीमियम। तुम्हारा शेयर प्रीमियम पे बिक रहा है, प्रीमियम अमाउंट पे बिक रहा है, तुम्हारा शेयर तुम्हारी पार वैल्यू से ऊपर बिक रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है? शेयर प्रीमियम है। बात समझ आई? तो शेयर प्रीमियम हमेशा किस तरीके से निकाला जाता है? आप देखोगे कि भाई पार वैल्यू कितनी है? इस $1, मार्केट प्राइस कितनी है? इस $1.5। सो आपका जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का ओवर एंड अबव, वो कितना आ रहा है? $0.5 का ओवर एंड अबव आ रहा है, तो इसको कहा जाता है शेयर प्रीमियम। ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा छोटा करके लिख दिया, गंदा करके लिखा है, बट आपको ये बात समझनी चाहिए कि यार शेयर प्रीमियम क्या होता है। अब अगर तुम नोटिस करो इस बात को कि शेयर प्रीमियम एक ऐसी अमाउंट जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है, जो कि अदर देन प्रॉफिट है, तुम कोई सेल्स करके ये पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि अदर देन सेल्स ये पैसा कमा रहे हो। ये पैसा जो तुम्हारे पास जनरेट हो रहा है, जो पैसा तुम्हारे पास रेज हो रहा है, ये अदर देन प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, रेवेन्यू रिजर्व में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू रिजर्व में हमेशा प्रॉफिट का पैसा जाता है और कैपिटल रिजर्व में हमेशा अदर देन प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। तो जब कैपिटल रिजर्व तुम अदर देन प्रॉफिट से बनाओगे, तो ये जो $0.5 पर शेयर तुम कमाई कर रहे हो एक्स्ट्रा, क्या ये तुम्हारा अदर देन प्रॉफिट का अमाउंट बन रहा है? हाँ सर, अदर देन प्रॉफिट का अमाउंट बन रहा है, तो इस पैसे को कहां जाना चाहिए सर? शेयर प्रीमियम में जाना चाहिए। तो इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। और इसी तरीके से अगली चीज, जो अगला रिजर्व है, जिसका नाम लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन रिजर्व। नाउ व्हाट इज रीवैल्यूएशन रिजर्व? रीवैल्यूएशन रिजर्व को समझने के लिए आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए जी, आप आगे जाके, वैसे तो काफ़ी आगे जाके आप एक स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे जिसका नाम है IAS 16, और उसके अंदर जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो 2 टाइप के मॉडल्स फ़ॉलो कर सकती हैं, या तो कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल का मतलब ये है कि तुमने जो भी एसेट खरीदा है, उस एसेट को तुम हमेशा अपनी कॉस्ट के ऊपर ही शो करोगे। और अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है, तो तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉन करंट एसेट्स हैं, उनको हर साल रीवैल्यू किया करोगे। सर, ये रीवैल्यू करने का मतलब क्या है? हर साल उनकी वैल्यू चेक करा करोगे। अगर उनकी वैल्यू बढ़ गई है तो उनको बढ़ा के लिख दिया करोगे, और अगर उनकी वैल्यू गिर गई है तो उनको गिरा के लिख दिया करोगे। ये कहां पे इस्तेमाल होगा? जहां पे ऑर्गेनाइजेशन रिवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रही है, तो फिर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व नाम की कोई चीज नहीं होती। तो हमारे पास जितने भी सवाल आएंगे, वो सारे के सारे सवाल रिलेट करेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल से, क्योंकि हमारे जितने भी सवाल हैं वो सारे रिवैल्यूएशन मॉडल बेस्ड सवाल होते हैं। तो अब होता क्या है कि भाई, मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी के पास एक बिल्डिंग है। अच्छा, उस बिल्डिंग की जो आज कीमत है, अब आप इसको समझिएगा जरा। आज उसकी कीमत है, मैं आपको समझा रहा हूँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व ये बनता किस तरीके से। अब आज उस कंपनी की जो वैल्यू है बिल्डिंग की, वो है लेट सपोज 1 मिलियन। ठीक है, लेकिन अब इस साल के आखिर में मैंने उस बिल्डिंग को दोबारा से उसकी वैल्यूएशन करवाई, उसके रेट लगवाए कि यार ये बिल्डिंग इस वक्त कितने की हो चुकी है। तो मुझे ये पता लगा कि यार मेरी जो अब बिल्डिंग है, ईयर एंड पे जब साल कंप्लीट हो गया, 1 साल बाद, मेरी बिल्डिंग जो है वो 12 लाख रुपए की हो चुकी है। कितने की हो चुकी है? 12 लाख रुपए की। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि यार 2 लाख रुपए मेरी बिल्डिंग के ऊपर बढ़ गए हैं? और जो मेरे 2 लाख रुपए बिल्डिंग के ऊपर बढ़े हैं, इस पैसे को मैं कहां शो करूंगा? मैं इस पैसे को शो करूंगा रीवैल्यूएशन, पूरा लिख देते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर शो करूंगा। कहां शो करूंगा इस 2 लाख रुपए को? रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर शो करूंगा इस 2 लाख रुपए को। ये कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व में। तो आप सोचो, क्या ये जो 2 लाख रुपए तुम्हारे बिल्डिंग पे बढ़ गए हैं, क्या ये 2 लाख रुपए तुमने प्रॉफिट कमाया? नहीं, बल्कि ये तुम्हारे एसेट्स के रिवैल्यू होने की वजह से तुम्हारे पास 2 लाख रुपए बढ़े। और फर्ज करो कि ये 2 लाख रुपए कम हो जाते, तो अपने एसेट को 2 लाख रुपए से कम भी करते, तो बात समझ रहे? तो दिस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व। और ये कोई ऐसी कोई खास बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये भी आप आगे जाके भी देखेंगे। बट अगर हम सिर्फ ओ लेवल्स की हद तक बात करें, तो ये शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व उनके तो इतने काम का भी नहीं है, बस उन्हें पता होना चाहिए। उनको सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व पता होने चाहिए। लेकिन जो AS लेवल और A2 लेवल वाले बच्चे होंगे, उनको शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व के आगे की क्लासेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें समझने को मिल रही होंगी। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें किसी भी कंपनी की, जो हम इक्विटी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो ये इक्विटी स्ट्रक्चर के लिए कंपनी क्या करती हैं? एक स्टेटमेंट बनाती है जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ
चेंजेस इन इक्विटी, मैंने ऊपर कहीं पे आपको ये बात लिखवाई भी होगी कि जब कंपनी अकाउंट्स कर रहे होते हैं तो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनती है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या होती है? इसके अंदर आप अपनी सारी इक्विटी शो करते हैं, लेकिन कौन सी इक्विटी शो करते हैं? जो आपका अपना जाती पैसा होता है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि यार ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कैसे बनती है, तो इसको जरा गौर से एक दफा देख लीजिएगा, ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे सोल ट्रेडेड पार्टनरशिप की बनती है, उसके अंदर कोई खास फर्क नहीं है। बट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है वो आपके लिए एक नई चीज होगी। वैसे तो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनती किस तरीके से है। ठीक है, अच्छा जी। ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड। अच्छा जी, मेरे ख्याल से मैंने एक कॉलम कम बनाया है। ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस, जनरल, रिटेन। सही है, थोड़े से कॉलम छोटे कर सकते हैं हम। चलें, बाद में भी बात करते हैं। पहले लिखते हैं, सबसे पहला जो होता है ना, इसको हेडिंग लिखेंगे आप, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब इसके अंदर जो होता है ना, सबसे पहले आपके पास आता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, यानी कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर अगर दिए हुए हो तो वो भी आप लिखेंगे। इसी तरीके से आप लिखेंगे शेयर प्रीमियम। इसी तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसी तरीके से आप लिखेंगे जनरल रिजर्व। इसी तरीके से आप लिखेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। ये सारे वो रिजर्व्स होते हैं जो आपकी इक्विटी का पार्ट होते हैं। अगर आप ऊपर आके देखो तो इक्विटी के पार्ट में देखो हम क्या क्या पढ़ते गए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, शेयर प्रीमियम और रिवॉल्यूशन रिजर्व। तो ये कितने बन गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह रिजर्व्स बन गए, यानी छह इक्विटी सेक्शन बन गए। तो यहां पे भी आप आके देखो तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये छह इक्विटी सेक्शन कहलाते हैं। और ये इक्विटी सेक्शन हमेशा कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर जाके रिकॉर्ड किया जाता है। वैसे तो ये मैं आपको बहुत डिटेल में आगे जाके बताऊंगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ये कॉलम्स किस तरीके से बन रहे होते हैं। अगर हम ओ लेवल्स की बात करें तो ओ लेवल्स के अंदर ये दो कॉलम्स शो नहीं होते। ठीक है, ये दो कॉलम्स नहीं बनते, उनका तो एक, दो, तीन और चार पे बात खत्म हो जाती है और आखिर में एक टोटल कॉलम बन जाता है। अगर हम एएस और ए टू की बात करें तो एएस और ए टू के अंदर ये सारे कॉलम्स बनते हैं। अच्छा, ए टू के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है उसका कॉलम नहीं बनता, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ए टू के अंदर वो तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, वो लायबिलिटी होते हैं, वो इक्विटी का पार्ट नहीं होते। तो ए टू के अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच। एएस के अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। और ओ लेवल्स के अंदर एक, दो, तीन, चार, बस ये इस तरीके से बनता है। लेकिन आप इतना कंफ्यूज नहीं हो कि यार ये पता नहीं हम भूल ना जाएं कितने कॉलम्स बनेंगे क्या बनेंगे। बट मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूं कि यार हम पूरा कंप्लीट कंपनी पढ़ते हैं, और मैं मेरी हमेशा आदत है मैं कंपनी पूरा कंप्लीट करके पढ़ाता हूं, क्योंकि कंपनी के अंदर चीजें आज छोड़ूंगा तो कल आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये आपकी बनती है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। और इससे ऊपर आ जाए हम लोग, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यार हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करी? आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो कवर करा कि यार ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर उनके हम लोगों ने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और ये आपसे एग्जाम में सवाल में भी पूछेगा, थ्योरी में ये बात पूछता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखे, जिसमें हमने रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देखे, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, और फिर पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग देखे। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग पूछता नहीं है, बट ऐसी समझाने की हद तक मैंने लिखा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूरी कंपनी का एक कैपिटल स्ट्रक्चर देखा कि यार कैपिटल जो होता है कंपनी का वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो वो ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर आप उसको देखो तो वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इक्विटी कैपिटल में भी और डेट कैपिटल में भी। और इक्विटी कैपिटल के अंदर ये सारी गेम्स हैं, ठीक है, और डेट कैपिटल के अंदर ये सारी गेम्स थी जो हम लोगों ने सीखी यहाँ पे लाके। तो आई होप कि सारी बातें एक 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 आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है।